ये मेरे पिताजी का डेथ हो गई थी कैंसर से। और जब उस समय वो 8 साल का था, नहीं थे तो इनकम का इनकम सोर्स नहीं था। फिर मैंने डॉक्टर बनने का सोचा, थोड़ी बनता है बड़े-बड़े लोगों के डॉक्टर बनते हैं, हम जैसे डॉक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन उस समय मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन भी नहीं था घर वालों से बात करने के लिए। मैं अपने दोस्त का फ़ोन लेता था और उसी से मैं फ़ोन, हमारे मकान भी नहीं था, तो उस समय कई लोगों ने बोला था कि यार तेरे से नहीं होगा। मेरे घर वालों को बोला कि इस बार तो हो गया। तब उनके सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वो मुस्कान कभी देखी ही नहीं थी मैंने। और जब वो ऐसे सब खुशी-खुशी नज़र आ रहे तब मैंने बस वो ही मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम दिन था। जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड रूट क्लासेज पे। तो दोस्तों, हौसलों में ना उड़ान होनी चाहिए, खुद के हौसले मजबूत होने चाहिए तो बंदा कुछ भी कर सकता है। आज इसी के मामले में आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको एक कहानी। ठीक है, ये जो भैया आपको दिख रहे हैं ना, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, फिर भी इन्होंने नीट क्लियर की है जो कि टफेस्ट एग्जाम होती है दोस्तों। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण यादव। तो भाई सबसे पहले आपको बधाई हो बहुत ज्यादा कि आपने नीट क्लियर की इस बार। और भाई की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, वो उस वीडियो में पूरी में जानेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना बस। तो भाई सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं रामनिवास यादव, सिंगोतपुर से, मेरे पिताजी का नाम मूलचंद यादव। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन आपने देख लिया भाई। भाई आप ये बता दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं सिंगोतपुर से, तहसील चौमू, जिला जयपुर। हाँ, तो भाई देखो, यहाँ तक तो हो गई। आप पढ़ाई वढ़ाई की बात बाद में करेंगे, पहले आप ये बता दो कि आपने कितने नंबर से नीट क्लियर किया है। 559। तो फिर से आपको बधाई हो कि आपने अच्छे नंबर से नीट क्लियर किया। आपके पास पेपर भी ऐसे टफेस्ट आया था थोड़ा, हाँ, इस है ना। बार पेपर हार्ड था। हाँ, तो अब बता दो कि आपका बचपन से लेकर अब तक जो भी स्ट्रगल रहा है ना लाइफ में, कितना क्या स्ट्रगल रहा है वो बता दूं, ताकि इनको भी थोड़ा लगे, ये जो देख रहे हैं ना कि हाँ यार हम बहाने बना लेते हैं, नहीं मेरे पास ये फोन नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, पापा ने पैसे नहीं दिए, ये आजकल बहाने सब बनाते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। तो सुन लेना भाई। हाँ, तो भाई बताओ। हाँ, तो मैं जब तीसरी क्लास में था, उस समय मेरे पिताजी का डेथ हो गई थी कैंसर से। और जब उस समय वो 8 साल का था, फिर हम पढ़ा 8वीं तक सरकारी स्कूल तक। फिर 9वीं 10वीं मैंने सरकारी स्कूल से की। फिर 11वीं और 12वीं मैंने सैनिक स्कूल के समान प्राइड से की। और वहाँ से मेरे गुरुजनों का अच्छा सपोर्ट रहा। और यानी स्ट्रगल तो थी, जब पिता नहीं थे तो इनकम सोर्स नहीं था। फिर मैंने डॉक्टर बनने की सोची। फिर मैं सीकर गया नीट की तैयारी करने के लिए सीएलसी में। फिर वहाँ पर मैंने 1 साल तैयारी की। फिर वहाँ से भी मेरा पहली बार में भी नहीं हुआ, कम ही नंबर आए थे, 380। फिर मैंने दोबारा तैयारी की, उस समय मेरे 621 नंबर आए और इस बार 559 नंबर है। हाँ, तो इस जो भी आपकी इतनी जर्नी रही, आपका लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा, तो जैसे होता है ना कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल तो खैर होते हैं, मतलब कि नॉर्मल। अगर आपके पापा इतनी सी उम्र में आपको छोड़ के चले गए तो वो तो स्ट्रगल था ही, वो तो सबसे बड़ा स्ट्रगल था। कि जब पापा नहीं तो उसे मान लो कि एक तरफ से हम समझ सकते हैं हमारी दुनिया खत्म हो जाती है थोड़ी। ठीक है, लेकिन लाइफ में कुछ स्ट्रगल ऐसे आते हैं कि फिर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ती है। वो तो प्रॉब्लम चलती रहेगी पूरी जिंदगी भर, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी आती है ना कि लाइफ में हमें लगता है कि यार अब तो एक मूवमेंट आता है कि यार अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आज सब खत्म हो गया। तो लाइफ में कभी ऐसे मूवमेंट आएंगे आपके भी कि स्ट्रगल ज्यादा हुआ थोड़ा सा। हाँ, हाँ, तो जब मैं दूसरे साल सी जीसेम था, उस समय 621 नंबर थे। उस समय फिर मैंने हार मान ही ली थी लगभग, क्योंकि उस समय परिवार का माहौल भी थोड़ा ठीक नहीं था। फिर ऐसे लगा कि अब आगे नहीं होगा। हम्म। फिर मैंने सोचा एक बार और नीट की तैयारी करते हैं। और फिर से हिम्मत जुटाई और फिर वापस सीकर गया। और फिर सीकर जाने के बाद फिर इस बार हो ही गया। तो ये तो रहा आपकी मतलब स्ट्रगल लाइफ का, ठीक है। तो अब बच्चों को जो भी देख रहे हैं, 100% वो वही बच्चे देख रहे हैं जिनको भी जो एजुकेशन में जा रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में जिनको भी पढ़ना है, नौकरी लगना है, ठीक है, जो बेरोजगार है मेरे जैसे, वही देख रहे हैं। तो ये बताओ कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल के साथ साथ आपने 10th के बाद कैसे ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे बायोलॉजी लेनी है। बायोलॉजी लेनी है तो मैंने सोच लिया था, जैसे कोई आईएएस बनता, कोई आईपीएस बनता, कोई हाँ। पुलिस बनता, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में जाता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूं। और मैं जिस परिस्थिति से गुजरा हूँ उस परिस्थिति से लोगों को उबारूं थोड़ा, और उनको भी आगे भेजूं। और उस समय मैंने सोच लिया कि अब डॉक्टर बन के थोड़ी बहुत सेवा करनी है। तो 10th वाला आ गया, तो चलो फिर 10th वालों बच्चों के लिए बता दूं। तो 10th वाला देख रहा हो तो उसके लिए भी अच्छी बात होगी कि 10th के बाद ये होता है ना कि एक हमारी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है सबसे बड़ा, हम्म, कि 10th के बाद क्या सब्जेक्ट ले। बड़ा भाई बोलता है तू ये ले ले, छोटा भाई बोलता है तू ये ले ले, पापा बोलते हैं तू तो इंजीनियर ही बनेगा, तू तो डॉक्टर ही बनेगा, जबकि उसको खुद को नहीं पता रहता कि मैं करना क्या है। तो किस प्रकार समझे कि हाँ भाई मुझे ये करना है, अरे इस फील्ड में जाना है।
कोई कुछ भी बोले उसमें कोई लेना-देना नहीं। जब जैसे छोटा भाई बोले, बड़ा भाई बोले, बस खुद पर विश्वास रखो और खुद को अपना फ़ील्ड चुनना चाहिए और उसी में अपना 100% लगा दो। क्योंकि दूसरों के कहने पर थोड़ी दूर चल सकते हैं हम, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, तो हम उसमें अपना 100% देकर 100% यानी उसमें हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सोचें और खुद के मन में आए वही कोर्स लें। तो आप अगर बता सकते हो तो ये बता दो बच्चों को कि जब मैं भी था 10th में तो मेरे भी यही सिचुएशन थी कि मुझे पता था कि मुझे मैथ लेनी है। लेकिन फिर भी अंदर से आता था कि यार कहीं मैं मैथ में फेल हो जाऊँ। कि एक लोग ऐसे बोल देते हैं ना तो वो हमारा टाइम ऐसी रहती है कि हम अच्छी तरह से विकसित भी नहीं हो पाते। हमारा दिमाग ऐसे रहता है कि यार क्या पता वो सही बोल रहा है, मैं डॉक्टर ही बन जाऊँ। परसेंटेज के हिसाब से वो हमारे लाइफ डाल लेते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? परसेंटेज से तो ऐसा है कि परसेंटेज से करियर डिसाइड नहीं होता। बिल्कुल। परसेंटेज से कुछ नहीं होता। जैसे हम 11th-12th में तो जब तक हम नौकरी करने का मतलब है कि हमें सोचना पड़ेगा, आगे रट्टा ये नहीं चलेगा। तो अपने दिमाग से लेनी चाहिए और लोगों का क्या, लोगों को उस बातें सोचेंगे तो हम यहीं पर रह जाएँगे। जब मैं भी 11वीं में था, जब मैंने सोचा कि मैं बायोलॉजी लूँगा, हाँ। उस वक़्त कइयों ने बोला था कि ऐसे नहीं बना जाता डॉक्टर, किसान का बेटा डॉक्टर थोड़ी बनता है, बड़े-बड़े लोगों के डॉक्टर बनते हैं, हम जैसे डॉक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन उस समय मेरे घरवालों ने कहा कि तेरे को डॉक्टर ही बनाएँगे और फिर मैंने 11th-12th की और आज डॉक्टर ही हूँ। तो ये तो रहा आपका 11th तक 12th तक का सफ़र। अब 12th के बाद में भी यही परेशानी आती है, जो मैं हाँ, आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपने आर्ट्स ले ली, चलो आपके पास बायोलॉजी है, तो लगभग ये डिसाइड रहता है कि हमें डॉक्टर वगैरह ये जो हाँ, भी है वो करनी है। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट रहता है आर्ट्स और मैथ, तो वहाँ से तो ऐसा लगता है कि यार अब तो करे क्या? कि वहाँ पे सबकी अलग-अलग गाइडेंस शुरू हो जाती है कि तू हाँ। ये कर ले, तू ये कर ले। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए हमें? वहाँ पर भी अपने मन की करनी चाहिए। जैसे मैथ वाले लड़के हैं, तो वो नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी कर सकते हैं, उनके पास भी खूब अपॉर्च्युनिटी होती है। हाँ। और आर्ट्स वालों के पास होती है, जैसे वो आईएएस, आईपीएस किसी भी यूपीएससी लायक कोई भी तैयारी कर सकते हैं, कोई भी सिविल सर्विस उनकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन पहचाने कैसे अंदर की बातें कि यार नहीं मुझे करना यही है? वो क्योंकि तो लोगों का तो होता है कि जैसे मुझे मान लो मैंने मैथ ली थी, इंटेलिजेंट होने पर ले ली थी मैथ। सही लोग बोलते थे कि तू इंजीनियरिंग कर ले, तू वो कर ले, बीटेक कर ले। तो वहाँ पर मुझे लग रहा था कि मेरा मन नहीं है। लेकिन मुझे तो किसी ने समझा दिया था। लेकिन कोई ऐसे होते हैं उनके पास गाइडेंस वाले नहीं होते, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि भाई तुझे करना क्या है रियल में? कैसे पहचाने अपने अंदर की बातें? हाँ, तो गाइडेंस के लिए कोई भी व्यक्ति होता है, उसको 2 ही इंसान जानते हैं। एक तो उसके माता-पिता और एक उसके गुरुजन। जब बिल्कुल। उसके माता-पिता सक्षम नहीं है इस बात में, तो वो अपने गुरुजनों से ले गाइडेंस। वो अच्छी गाइडेंस देंगे, मेरे को मेरे गुरुजनों ने गाइडेंस दी थी। आप इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने गुरुजनों से उन्हीं से गाइडेंस लें उसके बारे आपने में। बात बिल्कुल सही बोल दी हाँ, कि अगर माता-पिता है तो उनसे लो, अगर हाँ, माता-पिता ऐसे शिक्षित नहीं है, तो क्योंकि वो मैं अपने हिसाब से बता नहीं सकती इस बात में, तो हाँ, अपने गुरुजनों से, ठीक है? तो अब आपसे एक सवाल आपकी राय से रिलेटेड कि जो बच्चे इस एज में होते हैं, हमारी एज में, हुँ, वो होते हैं डिस्ट्रैक्शन हाँ, 2 चीज़ों से। पहली है सोशल मीडिया, हाँ, दूसरी है कि रिलेशनशिप। हाँ, दोनों में डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रीज़न है इस टाइम पर, हाँ। ठीक है? तो पहले आप सोशल मीडिया के बारे में बता दो कि आपने तो सोशल मीडिया कितना यूज़ किया? मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। मैं जब मैं सीख करता उस समय मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन भी नहीं था घरवालों से बात करने के लिए। मैं अपने दोस्त का फ़ोन लेता था और उसी से मैं फ़ोन करता था। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप इनसे। जब कोई बच्चा इस लेकर बैठ जाता है तो उसके कम से कम 2-3 घंटे खराब हो जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से जितना दूर हो उतना ही बढ़िया है। लेकिन कोई ऐसे बोलता है कि यार सोशल मीडिया से दूर भी नहीं रहना चाहिए, कि सोशल मीडिया से पे एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, तो उस पे आपका क्या कहना है? ना अपने से रिलेटेड जो चीज़ है, उन्हीं पर एक्टिव रहिए, जो अपने काम की नहीं है अदर उस पर एक्टिविटी में नहीं होना हाँ, चाहिए, है उसमें ना? नहीं होना। हाँ, तो हमारा वो तो हो गया, लेकिन अब बात आती है एक रिलेशनशिप की भी। तो रिलेशनशिप के बारे में बताओ कि करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए? रिलेशनशिप मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, हाँ। क्योंकि हमारा माइंड एक टाइम पर एक ही जगह फ़ोकस कर सकता है, 2 जगह नहीं क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है उससे। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप ना बनाएँ। लेकिन जो अभी 12th फेल मूवी आपने देखी होगी, हाँ, अच्छी मूवी है, मोटिवेशन की मूवी है अच्छी। सही। है ना? उसमें लोग उसको देख के बोल रहे हैं कि यार अगर श्रद्धा जैसी मिले तो करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि श्रद्धा जैसी मिल जाती है? हाँ, श्रद्धा जैसी मिल तो जाती है लेकिन उनमें 99% तो नहीं मिलती। उनमें से केवल 1% होती है जो मिल ही जाती है। और श्रद्धा जैसी भी होती है, मैं तो मनोज को भी मानता हूँ उसमें, क्योंकि उसमें मनोज ने फिर उसके जैसे उसने सोच लिया था कि अब तो कुछ बनकर ही फिर मिलेंगे, मिलेंगे। तो उसमें मनोज की भूमिका मनोज रही सबसे ज़्यादा और क्योंकि श्रद्धा मनोज ने उस टाइम पर बोला था कि हाँ, बाद में यूपीएससी क्लियर करके करके जाऊँगा आपके हाँ, पास। लेकिन हमारे वाले क्या करते हैं पूरे दिन फ़ोन पे बातें करके वो टाइम खराब करते हैं। कि सही, मनोज ने भी उसमें आपको बता दूँ कि मनोज ने उसमें टाइम खराब नहीं किया था अपना। क्या है कि मनोज ने उससे बात की थी, लेकिन बात की थी पढ़ाई की। कभी हमारे जैसे बात नहीं की, ठीक है? तो ये बात आप दिमाग में रखना, ठीक है? तो अब आपका अगला क्वेश्चन है कि आपको कभी किसी ने ये बोला कि आप जब तैयारी कर रहे थे प्रिपरेशन के टाइम कि अब तेरे से नहीं होगा,
हाँ, सब बोलते जब मैं 12th पास करके सीकर गया था, तो हाँ, उस वक़्त हमारे मकान भी नहीं था, तो उस समय कई लोगों ने बोला था कि यार तेरे से नहीं होगा यार, क्यों ऐसे पैसा बर्बाद कर रहा है यार। लेकिन मेरे घर वालों ने तो सोचा ही नहीं कि बर्बाद होंगे तो हो जाएँगे, कि अब भी बर्बाद दिया गया। तो मैं तो चला गया और बोलने वाले खूब है। लोगों के बारे में सोचेंगे तो हम ऊपर तक नहीं जा पाएँगे, बिल्कुल। उनकी सोच है वहीं तक जाए। उनका काम ही क्या है कि जो समाज में ऊपर चढ़ रहा है ना, उसकी टाँग खींचना है। हाँ, वो तो तो रहते ऐसे हैं ना लोगों कि से दूर ही रहे। ज़्यादातर गाँव में रहता है कि ये अगर हम यहीं पे हैं, तो ये भी यहीं पे रहे, हाँ, ये आगे नहीं जाना हाँ, चाहिए, वो है। ठीक है? तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप 12th के बाद 12th पास किया आपने, तो 12th से पहले आपके दिमाग में ये था कि मुझे नीट की करनी है, फिर नर्सिंग वगैरह के बहुत ऑप्शन होते हैं। तो कहाँ से दिमाग में आया कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है? दिमाग में तो ऐसे जैसे मैंने 11th में जब बायो ली थी ना, हुँ, उस वक़्त लगभग लोगों को पता चल गया कि बायोलॉजी में तो डॉक्टर ही बनते हैं। डॉक्टर बनते हैं। उस समय लगभग कहने लगे कि यार तू डॉक्टर ही बनेगा क्या? तो कुछ लोग बोलते कि नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर मैंने जैसे 12th की तो फिर मैंने सोचा कि अब तो डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि लगभग कोई लोग मेरे को बोलने लगे थे कि डॉक्टर, डॉक्टर। तो मैंने सोचा कि इस नाम को अब आगे लगवाना ही है। और उसी बिल्कुल। समय मैंने सोच लिया था कि अब तो डॉक्टर बनना ही है। तो 3 साल से मैंने स्ट्रगल की और तीसरे साल में मेरे को ये मेरी सफलता मिल ही गई ला आखिर में। तो सफलता के पीछे मतलब ऐसा होता है ना कि कोई आपके पीछे आपको एक गाइड करने वाला होता है। क्या आपके पीछे कोई ऐसा था जो जिसने आपको गाइड किया अच्छे से? हाँ, गाइड करने वाला मैंने बताया ना कि या तो माता-पिता होता है या फिर गुरुजनगण होते। तो मेरे तो गुरुजी थे, उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी और उन्होंने टाइम-टाइम पर मेरे को मोटिवेट भी किया। मैं कई बार डिमोटिवेट हुआ, जब भी हम नीट का पेपर देते हैं, हुँ, तो जैसे हम कोचिंग में नीट का पेपर दे के आते हैं, तो उसके नंबर जोड़ते हैं, तो उसमें हमेशा ही ज़्यादा नंबर थोड़ी आते हमारे, बिल्कुल। कम भी आते। हुँ, तो उस कम नंबर आने में फिर मैं घर पर कॉल करता था, फिर घर वाले बोलते थे, "कोई ना, अगले में देख लेना, हुँ, अगले में देख लेना।" इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। इसलिए जैसे जो नीट की तैयारी करते हैं ना, हुँ। उनको टेस्ट देने के बाद घरवालों से ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि वो वही है। हमसे दूर रहकर भी हमें थोड़ा नज़दीक ऐसे लगती है, भाई ऐसे। मेरा यही है कि टेस्ट देने के बाद घरवालों से बात करने का मन ही नहीं करता। हाँ, वही तो। तो वो इस सिचुएशन कैसे हैंडल करें कि हाँ, ऐसे कैसे मन को मनाएँ कि यार एक बार घरवालों से बात कर ही लेते हैं चलो। आपने कैसे किया? ना मेरे तो ऐसा नहीं था, जैसे मेरे कम नंबर आ जाते ना, हुँ, तो घरवाले ऐसे नहीं बोलते थे कि यार तूने अब की बार कम लाए, वो तो हमेशा ऐसे बोलते थे कि यार अगले में और ज़्यादा एनकरेज करना, कोई नहीं तूने किया था, वो हो गया। और ये क्या पता यही क्वेश्चन नीट में आए, कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल। इसलिए दिमाग खराब मत कर और वापस से अगले की तैयारी कर दे। और लाइफ़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका रहा आपकी लाइफ़ में? लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो घरवालों का होता है यार, घरवालों का ही रहा। मतलब लाइफ़ टाइम घरवालों ने सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके घरवालों ने आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। हुँ, कभी ये नहीं बोला कि ये तेरे से होगा, नहीं होगा, ना, मुझे ना, न हमें नहीं लग रही है, ये कभी घरवालों ने नहीं किया। ना। ठीक है, मतलब लोगों ने तो खूब कहा होगा ऐसा, हाँ, है ना? लोगों की तो काम ही ये है कि कोई ऊपर जा रहा है तो उसको कैसे नीचे की ज़रा बस उनका बस। एक ही सिस्टम होता है, अब अगला ऐसे। क्वेश्चन ये है कि जब आप तैयारी कर रहे थे, तैयारी करते समय आपके सामने कौन-कौन सी समस्या आई जो आप फेस किया? तैयारी करते समय पढ़ाई से रिलेटेड ही वो आती हाँ, है वो बता समस्या, दो क्योंकि ताकि जैसे पैसों की वो बात तो घरवालों की थी, वो हुँ, पैसे डालना और वो मेरे से संबंधित, मेरे पढ़ाई से संबंधित थी। तो जैसे हमारी कोचिंग लगती है 6 घंटे, हाँ, फिर 6 घंटे कोचिंग लगने के बाद संडे को टेस्ट लगता है, तो उस टेस्ट देने जाते थे, तो उसमें कम नंबर आ जाए, तो उसमें थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखना सबसे बड़ी बात। और जैसे 6 घंटे हमारी कोचिंग रहती थी, तो 6 घंटे उसको घर आकर पढ़ना डेली की डेली। उनको पढ़ना चाहिए जैसे हम डेली का डेली नहीं पढ़ते तो वो बर्डन लगातार बढ़ता जाता है। तो मैं डेली का डेली पढ़ कर उसको वहीं पर निपटा देना चाहिए और आगे से आगे तैयारी करनी चाहिए, बस कभी इतना ही आपको बनता है। खुद को भी लोग तो बोलते ही थे, हाँ, कभी आपको खुद को लगा ऐसा कि यार अब नहीं होगा मेरे से? हाँ, लगा मैं जब पिछली बार मेरे 621 नंबर आए थे, हुँ, उस समय लास्ट तक नहीं गया, मैं अगस्त में गया था क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरा नहीं होगा। उस वक़्त मैंने सोच लिया, फिर घरवालों ने जैसे-तैसे करके मेरे को सिक्का डाला, क्योंकि पिछली बार रीनेट की बातें हो रही थी हुँ, कि रीनेट होगी। मैं रीनेट के चक्कर में सिक्कर गया था और फिर मैंने सोचा यार 5-6 महीने और है और 5-6 महीने और पढ़ लेते हैं, फिर वापस नीट की ये बीएमएस ये लेने की सोच रहा था मैं। हाँ, मैंने सोचा यार ये तो अगले साल ही मिल जाएगी, अब उससे भी बेस्ट एमबीबीएस मिल रही है। बिल्कुल। तो मतलब आपका ये तो स्ट्रगल रहा, ये मतलब आपने बता दिया कि कैसे आपने मतलब एक बार टूटने के बाद भी आपने दोबारा हाँ, प्रयास किया। हाँ, यानी जब हमारे सपने टूटते हैं थोड़े, कि आपका 10th क्लास से सपना था जब आपने 11th में बायोलॉजी ली, कि मुझे वो करना है। हाँ। तो जब आपका ये सपना टूटा, आपको ऐसा लगा कि अब नहीं होगा, उस टाइम क्या फ़ील हो रहा था कि ऐसे अंदर से? फील कभी तो रोए हो अकेले बैठकर? फील तो क्या एक बार नहीं खूब बार रोए, जब भी जैसे नीट की परीक्षा होती थी या हुँ, कोई भी पेपर, जैसे लास्ट में डीटीएस चलते हमारे 2-3 महीने लगातार। हुँ, उसमें टेस्ट में जैसे कभी बार नंबर नहीं आते थे, कभी 10-10 15 दिन लगातार टेस्ट, तो उनमें नंबर नहीं आते तो अंदर से आवाज़ आती थी कि यार 1-2 साल हो गए फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। जैसे पिछली बार नीट में नहीं हुआ तो रोते तो सब है लेकिन दूसरों को बताते नहीं है। अकेले वाला होता है वो दर्द, हाँ, ठीक है। तो
अब ये क्वेश्चन है कि ये तो हो गई मतलब आपकी लाइफ के रिलेटेड बात। अब एक आपकी और लाइफ से है कि जब आपका रिजल्ट आया, ठीक है, उससे पहले आपको पता लग गया था कि हाँ अब मेरा हो जाएगा। हाँ, जैसे मैं जयपुर मेरा सेंटर था, तो जब मैं परीक्षा देकर निकला वहाँ से, हम्म। तो वहाँ पर मैंने देख लिया कि पेपर तो हार्ड था, क्योंकि मेरे फिजिक्स में 14 क्वेश्चन छूट गए थे। हम्म। तब मैंने घर आकर रात को 9:30 बजे पहुंचा मैं घर। हम्म। तो घर आया, फिर मिलाए मैंने, 2-4 क्वेश्चन मिलाए फिजिक्स में, वही गलत शुरुआत की। फिर मैंने पेपर छोड़ दिया। हम्म। फिर मेरे भाई ने मेरा पेपर मिलाया और उसने मेरे नंबर जोड़े 559। हम्म। तो फिर मैंने सोचा यार इस बार तो नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ थी 651। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा यार नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं सुबह उठा, लगभग मेरे दोस्तों से फ़ोन आया, उनके भी सबके 505, 515, 530, 535 ऐसे बन रहे थे। तब मैंने सोचा यार ये पेपर हार्ड है तो सबके लिए आया है। सबके लिए बिल्कुल। फिर जैसे-जैसे हर कोचिंग ने लगभग कट ऑफ बताई कि 520, 525, 530 मैक्सिमम बताई जा रही थी। हाँ। उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब तो हो जाएगा यार कट सिलेक्शन ऑफ इस बार। कम। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी ऐसे था कि क्या पता 559 है और 560 कट ऑफ चल जाए, तो 1 नंबर से भी रह सकते हैं। वो वाला दुख सबसे बुरा होता है, एक नंबर वाला। हाँ, फिर ऐसे कोचिंग वालों ने क कट ऑफ बताई, तो मैंने भी सोचा, फिर मैंने गुरुजनों उनसे जी कोचिंग से बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि इसमें सेफ स्कोर है और हो जाएगा तेरा। हाँ, तो जब आपका रिजल्ट आया आपको पता चला कि अब हो गया मेरा, सबसे पहले कौन आया आपके दिमाग में, मुझे इसको फोन करना है? किसको फोन किया आपने, सबसे पहले किसको बताया? मेरा जब फ़ोन आया तो मैंने सबसे पहले मेरे मामा को फ़ोन किया था, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिक्का डाल के आए थे और उन्होंने मैं हमेशा कहा कि पैसे-वैसे की ज़रूरत हो कभी ऐसे की, तो उन्होंने कहा था और मैंने पहला फ़ोन उन्हीं को किया था। तो आपके मामा की भूमिका इसमें रही है, हाँ, तो आपने तभी मामा को फोन किया। मामा के बाद में किसको कॉल किया? फिर मैंने मेरे कॉल किसी को नहीं की, फिर मैंने मेरी मम्मी को और उनको सबको क्या बताया। रिएक्शन था उस टाइम आपको और आपके घर वालों का, जब आपको पता लगा कि हाँ अब मेरा हो गया सब कुछ? क्या रिएक्शन रहा? जब मैंने मेरी रैंक देखी 8559, हम्म। तो मैंने मेरे घरवालों को बोला कि इस बार तो हो गया। तब उनके सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वो मुस्कान कभी देखी ही नहीं थी मैंने। और जब वो ऐसे सब खुश खुशी-खुशी नज़र आ रहे, तब मैंने बस वो ही मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम दिन था। कि घर जो हम मेहनत करें तो जब घर वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, सबसे हाँ, रियल में वही होता है कि हाँ, हमारी वजह से हमारे माँ बाप खुश हो जाए ना, सबसे हाँ। बड़ी बात वो है। ठीक है। तो अब आप ये बता दो कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि यार कोई जोकिंग वाला पल, जोकिंग वाला पल तो जब भी हम दोस्तों के साथ, जैसे मेरे मतलब ऐसे डिटेल। ज्यादा ही हुआ कि हाँ यार ऐसे मतलब होता है ना कभी कभी ऐसे कुछ हमारे साथ कुछ गलत हो जाए उस पे भी हमें हंसी आ रही है, हाँ, वो वो तो वाला। होता है। जैसे हम डिटेल्स देने जाते थे, हाँ। तो पेपर देने के बाद हम चाय पीते थे थड़ी पर बैठ के, तो वहाँ पर हम दोस्तों में हो जाती थी ऐसी-वैसी बातें, तब वो पल ही हमें याद आते हैं अब। तो तो वो ही है। अब बात है इनकी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि आपने नीट क्लियर कर ली, ठीक है, अच्छे पिछली बार भी आपके अच्छे नंबर थे, इस बार भी अच्छे नंबर आए हैं पेपर को देखते हुए, तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए मिनिमम? जैसे नेट के स्टूडेंट को 5-6 घंटे तो क्लास होती है हम्म। कोचिंग में। बिल्कुल। और उसके आने के बाद जैसे मैं खाना खाता था, हम्म। और 5-6 घंटे में जैसे डेढ़ डेढ़ घंटे की 4 क्लास होती थी, हम्म। तो उन डेढ़ डेढ़ घंटे की 4 क्लास को डेढ़ डेढ़ घंटे में डिवाइड कर लेता था मैं घर हम्म। पर, और 6 घंटे पढ़ता था। घर पर। हाँ, तो 6 घंटे वो और 6 घंटे वो, टोटल 12 घंटे हो जाते थे। वो काफ़ी थे नेट के लिए। मतलब कि अगर 12 घंटे, तो एक ये भी रहता है कि आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन अगर बच्चा कर रहा है तो उसको ये दिमाग में रहता है कि सब ऐसे बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन सुबह ये होता है कि उठ जाते हैं, चाय पी और वापिस हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या कहना है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए फिर शाम को पढ़ना चाहिए, कौन सा टाइम बेस्ट रहता है? चाहे सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, अपने मन के हिसाब से पढ़ो, लेकिन मेरे को जब जहाँ तक पता है सुबह का टाइम अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय शांत वातावरण रहता है। चारों ओर से ऐसे ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक-ठाक रहता है, तो उसमें सुबह ही पढ़ना चाहिए, जहाँ तक हो सके। मतलब कि सुबह का हाँ, सुबह का ये रहता है कि हमारा एक तो माइंड फ्रेश रहता है, कोई दिमाग को वो नहीं रहता कि अब ये करना है। सुबह का दिमाग बिल्कुल फ्री रहता है, रात को आराम से क्लियर होके। लेकिन सुबह क्या होता है कि उठते तो हैं, फिर सुबह की नींद थोड़ी जबरदस्त आती है तो फिर सो जाते हैं। हाँ। तो क्या सुबह उठना सही है? ना, सुबह ही उठना चाहिए। मेरे से भी होता था कि जब मैं सुबह उठता था, आपका क्या रहा वही बता दो हाँ, आप। सुबह जैसे सर्दियों के दिनों में सुबह उठता था, हुँ। फिर 5 मिनट ऐसे सोचता था यार 5 मिनट और सो जाऊँ, हुँ। और सो जाता था, अरे आधी 1 घंटा निकल जाता था। ऐसे सर्दियों में नहीं उठा जाता, सर्दियों में तो मैं देर रात तक ही पढ़ता था, सुबह बहुत कम पढ़ता था, और जैसे गर्मियों में इनमें दिन हाँ, में तो नीट के लिए ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट रहती है फिर ऑफलाइन क्लास बेस्ट रहती है? ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन, लेकिन अब जैसे इस बार पेपर आए ना, उसमें ऑनलाइन का तो ऑनलाइन भी पढ़ लो, लेकिन ऑफलाइन का ज़्यादा रहा, क्योंकि जो डाउट वो है ना, हुँ। वो ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आते तो हैं। एक मतलब अभी अगर कोई फ्रेशर है जो तैयारी करना चाहता है, जैसे मान लो कि 12th पास की है अभी, अब वो नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसको आप ये बता दो कि
अगर वो शुरुआत करे कि ऑनलाइन पर आज अच्छे, मैंने भी देखा है अच्छे-अच्छे टीचर मिलते हैं ऑनलाइन भी, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन हाँ, टीचर अच्छे नहीं मिलते। तो ऑनलाइन पढ़ना चाहिए फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहिए हाँ, उनके लिए जो भी तैयारी शुरू कर रहे हैं? हाँ, जैसे तैयारी शुरू करें, यदि वो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर उनका पास में कोई ऑफलाइन वो कोचिंग सेंटर भी होना चाहिए, ताकि वो अपने डाउट फेस टू फेस टीचर से सॉल्व करवा सके। और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी खूब और अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं, क्योंकि कई लोग तो ऑनलाइन पढ़कर भी लग जाते हैं। अच्छे खासे नंबर ले आते हैं हाँ, और कई ऑफलाइन में भी नहीं ला पाते। हाँ, जैसे बाड़मेर का वो एक लड़का था श्रवण कुमार, हुँ, उसके पिताजी बर्तन धोते थे हुँ। और उनके एक झोपड़ी थी और उसमें उसने ऑनलाइन ही क्लास ली थी और इस बार उसके 556 ऐसे कुछ नंबर है और इस बार वो डॉक्टर बन गए। तो ऑनलाइन भी ऐसे है कि खराब नहीं है, ऑनलाइन भी ठीक है। बस ये है कि करने वाला होना चाहिए। ऑनलाइन में ये होता है ना, कंसिस्टेंसी नहीं रहती हाँ, ज़्यादा, कि आज कंसिस्टेंसी। घर पर रुक जाते हैं, आज वीडियो तो देखना है बाद में देख हाँ, लेंगे, वही। ठीक है? तो आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हुँ, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक सक्सेस क्या होती है आपके हिसाब से? सक्सेस का मतलब यही है कि जैसे हम सक्सेस का मतलब ये है कि हम किसी भी कहीं पर भी जाएँ हुँ, और हमें जैसे कोई भी चीज़ खरीदनी हो, तो हुँ। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये हमारे पास आएगी या नहीं। बस वो जो मन में आए वही खरीद ली, वही मैं तो सक्सेस रेट मानता हूँ। ना देखनी पड़े, मतलब हाँ, खरीदनी है तो खरीदनी बस। है। आपने खुद से क्या वादा किया था जब मैं नीट की शुरुआत की थी? आपने जब नीट की शुरुआत की तो खुद से कुछ वादा किया था? हाँ, वादे तो सब करते हैं, जैसे मैंने नीट की तैयारी की थी, तो मैंने सोचा था कि डॉक्टर बन जाऊँगा, लेकिन डॉक्टर बनने का सफ़र थोड़ा कठिन ही था, लेकिन मैंने अब इस उस वादे को मैंने पूरा कर दिया है। कोई ऐसा इंसान जिसको ऐसा लगा हो कि आपकी इसने मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा भूमिका रही है? भूमिका तो माता-पिता की रहती है ज़्यादातर, आपके लाइफ में किसकी रही सबसे ज़्यादा? मामा की रही। तो मामा ने सब कुछ, है ना? हाँ, तो ये जो मुख्य-मुख्य सवाल थे वो मैंने आपसे पूछ लिए। लेकिन अब जो मुख्य बात है वो ये आती है कि आप नीट के लिए बता दिया आपने कि 12 घंटे पढ़ना चाहिए। लेकिन आपने नीट क्लियर की है तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो भी बच्चा इस टाइम तैयारी कर रहा है, ठीक है? उसको कितने घंटे पढ़नी चाहिए? मिनिमम क्या इतने घंटे पढ़ने चाहिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करे ऑल इन वन? ऑल इन वन किसी की भी करें, जैसे हम किसी की भी तैयारी करें, हुँ, तो हम क्लास तो लेंगे ही, कम से कम 5-6 घंटे क्लास तो आती क्लास है। हाँ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 5-6 घंटे क्लास को 5-6 घंटे में रिवाइज़ कर दो हुँ, और जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में है, हुँ, तो जैसे हमने किसी टॉपिक को 1.5 घंटे में किया पहले, हुँ। फिर उसको 1 घंटे में करो, फिर 30 मिनट में, फिर 15 मिनट, ऐसे लगातार कम होते होने चाहिए वो टाइम। मतलब ऐसे कैसे टाइम कम कैसे? जैसे उसको इतना रिवाइज़ कर दो कि वो शॉर्ट नोट्स लगने लगे। बिल्कुल, कि एक टाइम में मतलब एक मतलब मान लो कि 100 लाइन है तो उनको 10 लाइन में कंप्लीट करना हाँ, सीखो, हाँ। ठीक है? और अभी है ना ये मॉक टेस्ट वाला भी चलता है कि मॉक टेस्ट का कितना हिस्सा है इसमें? मॉक टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मॉक टेस्ट देना चाहिए। जैसे हम नीट की तैयारी करते हैं, तो हुँ, नीट वालों के लिए सबसे रामबाण ये है कि हम जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, हुँ, उतने ही परफेक्ट बनते जाएँगे। क्योंकि हर टेस्ट में हमारी कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं और वो गलतियाँ अगले टेस्ट में लगातार सुधरती जाती है। इसलिए जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके उतने देने चाहिए और वो सबसे बड़ी बात है कि उनका एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो उस टॉपिक को जब भी पढ़ो ना, हुँ। तो उस दिमाग में याद रहना चाहिए कि हाँ, यार इस टॉपिक में मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। तो आगे जैसे ही वो क्वेश्चन रिपीट हो, तो सही होना चाहिए। सही तरीका क्या है मॉक टेस्ट देने का मतलब वैसे तो? मॉक टेस्ट देने का सही तरीका तो ये है कि जैसे पहले टेस्ट दो आराम से, हुँ, फिर उसका आंसर की मिलाओ। आंसर की मिलाने के बाद जो सही है उनको तो मत देखो जैसे, हुँ, और जो गलत है ना उनको देखो। जैसे 50 क्वेश्चन है उसमें हमारे 15 क्वेश्चन गलत है। हाँ, तो उन 15 से ये देखो कि किस-किस टॉपिक है और जब भी उस टॉपिक को तो रिवाइज़ करो ना, हुँ। तो थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगाओ कि यार इस बार पिछली बार मेरे इसमें क्वेश्चन गलत हुए और जो पहले से सही है उसको थोड़ा जल्दी कर दो और उसका टाइम उस गलत वाले में जोड़ दो, ताकि वो गलत वाला भी सही बन जाए और उससे हमारी रफ्तार तेज़ी से बढ़ जाए। बिल्कुल। कितने मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए? दिन में 1 या 2? मॉक टेस्ट तो जैसे मेरे नीट के बताता हूँ मैं तो, हुँ, हमारी नीट की 2 से 5 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट होता था हुँ। और डेली की डेली होता था और लगातार हमने ढाई 3 महीने मॉक टेस्ट दिए थे और उन्हीं मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमें क्या आता है या कुछ। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हम परफेक्ट बनेंगे। मतलब सिलेबस में एक तो होता है कि बुक से ज़्यादा कवर होता है, फिर खुद के नोट्स बनाना चाहिए। बुक्स को मैं तो इतना प्रेफ़र नहीं करता हूँ, मैं खुद के नोट्स पर विश्वास करता हूँ कि जो हमारे हाथ से लिखी हुई चीज़ है, हाँ, वो थोड़ी बहुत हमारे माइंड में भी जाती है। इसलिए कोई भी चीज़ जैसे हम पीडीएफ पे निकाल लेते हैं, ये गलत है। हमें अपने हाथ से नोट्स बनाने चाहिए ताकि वो माइंड में सेट हो जाए और बिल्कुल। अपने नोट्स को भी पढ़ना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपको फिर से धन्यवाद कि आप हमारे आपका बहुमूल्य समय हमें दिया। तो आप हमारे पॉडकास्ट में तो आपके लिए धन्यवाद। आपने इन बच्चों को भी कुछ सिखाया कि इनकी लाइफ़ में भी कितने स्ट्रगल रहा है, तो आपकी लाइफ़ में भी स्ट्रगल हैं, तो आप उनसे पीछे मत हटो दोस्त।
क्योंकि स्ट्रगल सबकी लाइफ में रहते हैं और आप देख रहे हो ना, आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल होगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है ना, तो इतना आपके पास स्ट्रगल नहीं है दोस्त, क्योंकि इनके पास स्मार्टफोन भी नहीं था दोस्तों, ठीक है, कीपैड वाला फोन था, उससे इन्होंने अपनी पूरी जर्नी आगे बढ़ाई है और आज एक सिलेक्टेड डॉक्टर है। तो आप ये बता दो लास्ट में कि अभी आपको कॉलेज कहाँ पर मिलेगी? अभी मेरे कॉलेज जैसे मेरी 559 नंबर है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 8559 है। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लग रहा है राजस्थान में तो मिलेगी 100% है। हाँ। और राजस्थान में जैसे बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा यहीं कहीं मिल जाएगी आस-पास। ठीक है। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर वाले अच्छे होंगे और आपकी महिला मित्र एक नंबर होगी। उससे तो बात करे बिना आप रह नहीं सकते। तो आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? अपनी महिला मित्र को भेजना, उनको बताना कि हर श्रद्धा जैसी नहीं होती, तुझे श्रद्धा जैसे बनना है, मुझसे दूर रहना है और मुझे क्या कराना है, वो आप हिसाब से देख लेना आपको क्या करना है। ठीक है? तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।